चलिए अब एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 1.1 का सब क्वेश्चन डाला जा चुका है, आप देख सकते हैं। और ये अगला सीरीज हुआ आपका क्वेश्चन का, जिसमें 1.2 का क्वेश्चन बताएंगे अभी। 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, जो बहुत तीसरे चौथे क्लास में पढ़ते हैं। दे रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो आप सीधा जैसे एलसीएम निकालते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड पहले 2 से दिए 70 हुआ, फिर 2 से देंगे 35, फिर 5 से 7, 7 से 1 आ गया। यानी 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, या 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको एक तरह से और किसी बुक में आपको मिलेगा अभाज्य वृक्ष, फैक्टर ट्री बना करके। जैसे मान लीजिए 140 है, पहले 140 में हम क्या किए, 2 से भाग दिए। यहां भी देख सकते हैं 2 से भाग दिए तो क्या आया, 70 आया। फिर इसमें भाग दिए 2 से तो क्या आया, 35, और 35 में भाग दिए 5 से तो आ गया आपका 7। तो अब ये बाहर बाहर जो आया इसको आप लिख दीजिए, 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। इस तरह का 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है बनाने का, तो उसको हम नहीं करते हैं क्योंकि उसमें दिक्कत होना हमको नहीं लगता है कि होगा किसी को। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड अब निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 2 संख्याएं दी गई है। कह रहा है कि इसके पहले हम बता चुके हैं कि 2 संख्या का लसा और मसा का गुणनफल सदैव उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसी चीज को शो करना है संख्या के माध्यम से। जैसे पहला, चाहे इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन 510 और 92, चाहे 510 और 92, इसका कह रहा है कि मसा और लसा निकालिए और शो कीजिए कि इन दोनों का गुणनफल इनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए पहले मसा निकाल लेते हैं, जिस विधि से मन करे। 510 पहले कितना 5 बार लगेगा, 5 दूना 10, अब 5 9 45, 1 46, 0 और 11 से 5 गया, 6 गया 5, फिर 92 एक बार, कितना आएगा, गलत हो रहा है क्या, फिर 42 से दिए 50 में एक बार, 42 8 42, फिर हो गया कितना 8 5 40, 2 से 8 में दिए, 2 चौका 8, 0 आ गया। तो मसा हमारा आ गया कितना 2। अब इसका लसा निकालिए, तो 510 और 92, लसा निकालेंगे। पहले 2 से दिए तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, और 2 से 46 दूना 92, फिर कितना से लगेगा 23 से, हैं? अब किसी से लगेगा नहीं। चलिए तो लसा हो जाएगा इसका कितना, 2 गुना 255 गुना 46 बराबर 255 गुना 510 और 46 गुना कर लीजिएगा, कितना आएगा, मान लो 46 और 51 में गुना कर लेते हैं। 6 इकाई 6, 6 पचे 30, 4 इकाई 4, 4 पचे 20, 6 4 3 2,
2 3 4 6 और 0, इतना लसा आ जाएगा। अब दोनों संख्याओं का लसा और मसा का, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा? 510 गुना 92। इसको गुना कर लें, 510 51 से 92 में कर दें तो कितना आ जाएगा? 2 इकाई 2 9, 5 दूना 10, 5 9 45 और 2 45 1 46, 2 9 6 4 4 6 9 2 0, दोनों संख्या का गुणनफल हो गया। और इनके लसा और मसा, मसा गुना लसा बराबर 2 गुना 2 3 4 6 0, 2 0 0, 2 छक 12, 2 चौका 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। अब देखिए ये दोनों बराबर आया तो हम लिख देंगे कि अतः दो संख्या का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। यह प्रूफ हो गया। इस तरह से बाकी उसका एक दो और सवाल दिया है, 2 ठो, उसको कर लेना है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में 3 संख्या दिया गया है और उसका भी लसा और मसा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। विधि ऊपर कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लसा और मसा दोनों ही निकालें। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है 12 15 और 21, 3 का एक नंबर, 12 15 और 21, इन तीनों संख्याओं का लसा और मसा निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 दूना 4 3 12, यानी 2 का स्क्वायर गुना 3, 15 3 गुना 5 और 21 3 गुना 7। अब इसका एलसीएम क्या होगा? तो जब भी अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम निकालेंगे तो केवल यह पहले देखना है कि तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन हो रहा है। जैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड में यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड पहले लिख लेंगे। हाँ, अगर इसमें मान ले कहीं 3 का स्क्वायर भी रहता है, किसी में क्यूब रहता, तो लसा के लिए जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसका अधिकतम घात वाला संख्या लिखा जाता है। और बाकी फिर जो भी बच जाता है, अगर जैसे इसका 2 का स्क्वायर बचा तो वह भी लिखा जाएगा, इसका 5 बचा वह भी लिखा जाएगा, इसका 7 बचा वह भी लिखा जाएगा। यानी सारी संख्याएं एक बार आ जाना चाहिए। तो इसका लसा हो गया कितना? 7 त्रिका 21 हो जाएगा, 5 चौका 20, 21 दूना 42, 420, एलसीएम 420 हो गया। और HCF के लिए क्या करना है आपको? तो HCF में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जो सब में होगा, वही संख्या लिखा जाएगा। और उसका अगर घात भी है, मान लीजिए यहाँ 2 रहता है, यहाँ 3 रहता है, यहाँ 4 रहता, 3 में, तो भी जो सबसे न्यूनतम घात वाला होगा वह संख्या लिखा जाएगा। तो यहाँ तो जाहिर सी बात है केवल 3 ही मिल रहा है, तो इसका मसा आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा निकालेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है एक्सरसाइज में।
दे रहा है कि सिद्ध करे कि 6 का पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। तो पहले ये जान लेना कि शून्य होता कब है। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक अगर 0 है, इसका मतलब कि उस संख्या में 10 से भाग लगा, 10 से भाग लगा, 10 का भाग 2 और 5, यानी 2 से भी भाग लगेगा और 5 से भी भाग लगेगा। आप 2 और 5 के गुणनखंड का नियम भी पढ़े होंगे कि किस में भाग लगेगा, तो जिसके अंत में शून्य रहता है 2 से भाग लगता है, अंत में शून्य रहता है उसमें 5 से भी भाग लगता है। तो इसलिए जब भी किसी अंक के अंत में 0 होगा तो उसमें 2 और 5 जरूर भाग लगेगा, अर्थात उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों संख्याएं निश्चित रूप से शामिल होगा। चलिए यहां लिखते हैं, यदि 6 के पावर n का अंतिम अंक शून्य होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 5 निश्चित शामिल होगा। ठीक है, लेकिन यहां हम देख क्या रहे हैं, 6 के पावर n, यानी यह 2 गुना 3 का पावर n हो रहा है, यानी 2 का पावर n और 3 का पावर n, यानी जितना भी यहां पावर करेंगे उतना बार 2 और उतना बार 3 आएगा। तो यहां 5 तो है नहीं, तो 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, जो यह अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होगा। अद्वितीय क्यों होगा? तो अंक गणित के अंक गणित के आधारभूत नियम से हम जानते हैं। तो यह अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होगा, तो अंकगणित के आधारभूत नियम से जानते हैं। तो इसका मतलब अतः 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं होगा। तो 5 शामिल जब नहीं होगा तो इसलिए 6 के पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। इस तरह से आपको लिख देना है। तो 6 के पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। इसी तरह से 4 के पावर n का भी पूछा जाएगा तो ऐसे ही बनाएंगे।